राइट, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मुगल पीरियड। ठीक है। इसके बाद बहामनी और विजयनगर जो है वो करेंगे। पहले इसको निपटा लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सो मुगल्स का पीरियड इट स्टार्ट्स विद 1526, एंड जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है अंडर ब्रिटिश 1857, वहां तक उनका रूल चलता है। एंड उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। एंड जो बिगनिंग थी हमने कल देखा था कि इब्राहिम लोदी का जब एंड होता है तो दिल्ली सल्तनत एंड होता है, एंड देन फॉर्मली इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर जो है एस्टैब्लिश हो जाता है। सो ब्रॉडली एक क्रोनोलॉजी की बात करें कि मुगल्स में इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे, तो सबसे पहले बाबर आते हैं। ठीक है। उनके बाद हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड थोड़ा सा टर्बुलेंट होता है, बीच में उनको ओवरथ्रो करके सूरी डायनेस्टी आ जाती है। उसके बाद देन हम देखते हैं अकबर की एंट्री होती है। अकबर के बाद जहांगीर की एंट्री होती है। जहांगीर के बाद शाहजहां की एंट्री होती है। लास्ट जो मेजर रूलर जो रहते हैं वो औरंगजेब रहते हैं इस डायनेस्टी के अंदर। एंड उसके बाद छोटे मोटे रूलर्स आते हैं। पावर जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा होता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद बाबर। तो बाबर जो था एक्चुअली सेंट्रल एशियन ट्राइब थी। ठीक है। उससे वो लिनियज जो था ड्रॉ करता था। एंड उसकी एंसेस्ट्री की बात करें तो एक साइड उसमें तैमूर जो हमने पढ़ा था कि आफ्टर द या जो इन्वेशन किया था इंडिया का अंडर द तुगलक डायनेस्टी, एंड तुगलक डायनेस्टी को वाइप आउट कर दिया था, तो तैमूर के इन्वेजन के अंडर हुआ था। ठीक है। तो समवेयर ही वाज रिलेटेड विद तैमूर, एंड ऑन हिज मदर साइड ही वाज रिलेटेड टू चंगेज खान। ठीक है। सो चंगेज खान हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश के टाइम इंडिया पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन इल्तुतमिश एक फ्यूजिटिव प्रिंस को प्रोटेक्शन देने से मना करता है। इन दैट सेंस वो इंडिया को बचा लेता है। सो उस सेंस में एंसेस्ट्री इसके पास काफी फॉर्मिडेबल थी। ठीक है। एंड इसका जो बर्थ प्लेस था वो फरगना था। ठीक है। तो फरगना अभी प्रेजेंट डे आई गेस तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है। सो वहां से ये बिलोंग करता था। एंड फिर इंडिया में ये आता है, और इसको एक मेजर इन्फ्लुएंस क्या रहता है इसके लिए, तो बहलोल खान लोधी जो हमने पढ़ा था वो इसको इनवाइट करते हैं कि आप आइए और लड़िए इब्राहिम खान लोधी से, हम हेल्प करेंगे उसमें। तो उस सेंस में इंडिया में एंट्री होती है। ठीक है। लेकिन उतना सक्सेसफुल ये हर बार नहीं होता है। शुरू में इसको कई बार एक दो बार डिफीट देखने मिलती है पंजाब वगैरह में, लेकिन जब ये फिर फाइनली इब्राहिम लोधी से लड़ता है तो वहां पे ये सक्सीड करता है। एंड उसके बाद जितने भी मोस्टली बैटल्स होते हैं उनमें नियरली सक्सीड ही करता है ये। ठीक है। सो इंडिया में टाइम पीरियड इसका 1526 से 30 है एडी, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। एंड उसके अंदर बहुत सारे बैटल्स होते हैं। ठीक है। सो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या क्या बैटल्स हुए थे। तो बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो इब्राहिम खान लोधी और बाबर के अंडर होता है। एंड वी नो के उसके अंदर बहुत नई नई चीजें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, लाइक यूज ऑफ गन पाउडर, कैनन्स, यूज ऑफ हॉर्स, मतलब हॉर्सेस पहले भी यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हॉर्सेस थे उन पे खासा जोर दिया गया था, कैवलरी पे खासा जोर था। वेरएज इब्राहिम लोदी की सेना में एलिफेंट्स वगैरह पे जोर था। ठीक है। तो उस सेंस में उनकी आर्मी जो थी स्लोअर थी इब्राहिम खान लोदी की, एंड दैट्स व्हाई दे वर डिफीटेड डिसाइसिवली। ठीक है। एंड दूसरा एक एडवांटेज ये था कि एक बैटल ट्रेन्ड आर्मी थी, तो ये कॉन्टिन्यूसली बैटल्स फाइट कर रहे थे, तो इनको प्रॉपर नॉलेज था बैटल टैक्टिक्स की। ठीक है। तो उस सेंस में दे वर इजीली एबल टू डिफीट इब्राहिम खान लोदी। ठीक है। एंड देन स्टार्ट होता है इनका राइज टू पावर। ठीक है। सो इसके अलावा इनके टाइम पीरियड में एक बुक लिखी गई थी तुजू के बाबरी। ठीक है। तो कोई बता सकता है किसने लिखी थी तुजू के बाबरी? एनीवन? ठीक है। तो तुजू के बाबरी उन्होंने खुद ने लिखी थी, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ही हिमसेल्फ रोट दैट बुक, तो ऑटोबायोग्राफी थी उनकी। एंड उसमें वो इंडिया के कल्चर वगैरह के बारे में बताते हैं, सोसाइटी के एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। एंड वो ये भी जिक्र करते हैं कि इतना उनको पसंद नहीं था ये इंडियन क्लाइमेट। ठीक है। सो इसी कारण वो चाहते हैं कि जब डेथ होती है तो उनकी रेस्टिंग प्लेस जो है वो काबुल में बनाई जाती है। ठीक है। मतलब जो टॉम जो उनका है वो काबुल के अंदर बनाया जाता है। ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जब इन्होंने कॉन्कर कर लिया था दिल्ली को, तो नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स को
सबजुगेट करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से सबसे मेन जो किंगडम होता है मेवाड़ ऑफ राणा सांगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था राणा सांगा ने इससे पहले इमरान खान लोधी को भी हराया होता, तो एक फॉर्मेडेबल पावर होते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। सो अगेन ये जाते हैं अटैक करने राणा सांगा पे। एंड ये जो बैटल है, ये दिस बैटल इज फेमसली नोन एज बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ खानवा नियर फतेहपुर सीकरी बाद में अकबर एस्टैब्लिश करते हैं, बट यहाँ पे बस एज अ रेफरेंस है कि इस प्लेस के पास हुआ था, ठीक है। तो इस बैटल के अंदर जो बाबर था वो थोड़ा सा टेक्निकली सुपीरियर था, ऑल्दो न्यूमेरिकली सुपीरियर यहाँ पे राणा सांगा की फोर्सेस थी, लेकिन टेक्निकली सुपीरियर बाबर था, ठीक है। उसने कई नए स्टाइल इंट्रोड्यूस किए थे एंड अल्टीमेटली ही वाज एबल टू विन ओवर राणा सांगा ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी। एक तो उन्होंने अपना जो वॉर था अगेंस्ट राणा सांगा उसको डिक्लेयर कर दिया था जिहाद, ठीक है। एंड दूसरा ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी, ठीक है। तो जिहाद का मतलब क्या होता है कि यू आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रमोट इस्लाम, ठीक है। आप इस्लाम को प्रमोट करने जा रहे हो, इस्लाम के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। तो वो जिहाद उस तरीके से डिक्लेयर कर देता। एंड गाजी मतलब सेवियर ऑफ इस्लाम, ठीक है, कि वो इस्लाम को बचाने के लिए लड़ाई करा, ठीक है। तो ऑल्दो रिलीजियस चीजें इसमें यूज करने की कोशिश करी थी, बट आइडिया इनका पॉलिटिकल ही था कि हमें जीतना है, उसके लिए ये रिलीजन यूज करना पड़े तो वो करने को तैयार थे, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें इनके टाइम पीरियड में मिलते हैं। जैसे इस्लाम में बात करें तो शराब, इंटॉक्सिकेशन इज बैन, ये हराम है, लेकिन ये बार बार इनके सनक चढ़ती थी, कभी वो उसको अलाउ करते थे, कभी बैन करते थे। दो तीन बार इनके पीरियड में ये चीज हुई, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें इनके पीरियड में होती रही। नेक्स्ट आफ्टर बैटल ऑफ खानवा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मालवा रूलर थे राजपूत मिदनी राय, उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी, बाबर और मिदनी राय के बीच में। तो यहाँ पे भी बाबर वॉज एबल टू सक्सीड, ठीक है। तो इस सेंस में एक इंपॉर्टेंट बैटल्स होते, बाकी बैटल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, ये दो ही इंपॉर्टेंट थे। तो क्रोनोलॉजी पता होने से पहले बैटल ऑफ खानवा था, देन बैटल ऑफ चंदेरी था, ठीक है। तो इसमें समरी अगर हम लोग करें तो बाबर ने गन पाउडर वगैरह का इंट्रोडक्शन किया था। उसकी सेंट्रल एशियन कैवलरी जो थी वो काफी सुपीरियर थी इंडियन जो भी बैटल टैक्टिक्स थे उसके हिसाब से। नेक्स्ट तुजुक बाबरी एक बुक लिखी गई थी। ये ओरिजिनली दिस वाज रिटन इन टर्किश लैंग्वेज, ठीक है। और उसकी खुद की ऑटोग्राफी थी, इसने इस मीनिंग उसने खुद ने लिखी थी। लेटर ये जो बुक थी तुतु के बाबरी, इसको ट्रांसलेट किया गया था इनटू पर्शियन बाय अबुल रहीम खाने खाना, ठीक है, जो एक नवरत्न थे अंडर अकबर, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसके अंदर बाबर में? ठीक है। तो थोड़ा सा ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ऑल्दो ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी, बट ही आल्सो वाज अ डिवोटेड फॉलोअर सूफी सेंट। तो ये सूफी सेंट थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरहार, ठीक है। तो ये नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। तो कल हमने चिश्ती सिलसिला पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि इट वाज फाउंडेड बाय मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद हम देखते हैं कुतुबुद्दीन काकी जो थे, जिनके लिए या उनके रेस्पेक्ट में कुतुब मीनार बना था, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, वो सूफी सेंट थे, वो भी चिश्ती ऑर्डर से थे। एंड फिर हमने देखा था निजामुद्दीन औलिया, वो भी चिश्ती ऑर्डर से थे, ठीक है। तो अभी ये हम दूसरा ऑर्डर देख रहे हैं, नक्शबंदी। तो यूपीएससी से पूछ सकता है कि ये चिश्ती ऑर्डर या नक्शबंदी ऑर्डर ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये सूफी सेंट के ऑर्डर से डिफरेंट। सो ये था तुजुकी बाबरी भी बोलते हैं इसको, एंड बाबर नामा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये ऑल्सो इंट्रोड्यूस चार बाग स्टाइल जो हम देखते हैं कि इनका आइडिया था कि जन्नत कैसी होगी, ठीक है। अल्टीमेट जैसे हम हिंदूज में मोक्ष का आइडिया होता है, तो इन इन इनके अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लाइफ का ये होता था कि हमें जन्नत नसीब हो, ठीक है। तो उस सेंस में इनका आइडिया था कि जन्नत के अंदर चार बाग स्टाइल होगा, मतलब आपका जो रेस्टिंग प्लेस होगा उसके सामने गार्डन रहेगा, जो कि फोर फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होगा। जैसे हम ग्राफ में पढ़ते हैं ना, चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो वैसे डिवाइडेड होगा वो बाग। एंड उसके जो चार राइट एंगल्स हैं उसके अंदर, मतलब
डायगनल्स कैसे, नॉट एग्जैक्टली डायगनल्स, राइट एंगल्स कह लो अगर उसके एजेस से ड्रॉ किए हैं तो आपने, ठीक है। जैसे लेट्स से ये अगर वो स्क्वायर है, ठीक है, जो बाग का स्टाइल है, तो चार बाग मतलब वो ऐसा हो गया, ठीक है। एंड इस चार बाग स्टाइल में ये चारों क्वाड्रेंट्स में गार्डन रहेगा, इसीलिए वो नाम पड़ता है चार बाग। एंड इन क्वाड्रेंट्स के अक्रॉस पानी बह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है। तो ये आइडिया था चार बाग स्टाइल का। तो ताजमहल अगर कभी गए होगे तो यू विल फाइंड कि हाँ ये चीज एप्लीकेबल, मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी। तो ये चार बाग स्टाइल इनसे इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो सीधा सवाल हो सकता है कि हु इंट्रोड्यूस, विच डायनेस्टी इंट्रोड्यूस चार बाग स्टाइल इन इंडिया? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली मुगल्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ मॉस्क वगैरह बनाए थे, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर वाज हुमायूं। तो टाइम पीरियड ऑल्दो इनका 1530 टू 1556 होता है, लेकिन इनका रूल इंडिया में कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, ठीक है। एंड इनके नामों का भी मतलब पता होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। हुमायूं मीनिंग फॉर्चून्स, ठीक है, लेकिन ही वाज द अल्टीमेट किंग, जिसको हम मिस फॉर्चून का किंग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिस फॉर्चून हुए थे। हुमायूं को जनरली ऐसे भी बोलते हैं कि रिचेस टू रैग एंड फ्रॉम रैग टू रिचेस, ठीक है, क्योंकि एक बार सीट ऑफ पावर में थे और उससे फिर कॉमनर बन गए थे और फिर कॉमनर से वापस सीट ऑफ पावर में आ गए थे। उस सेंस में हुमायूं का जर्नी काफी क्योटिक कह सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन इतना कंसोलिडेटेड नहीं था, फाइनेंसेस काफी ज्यादा वो भी, उनमें भी अच्छा कमांड नहीं था, जिसके कारण रूल का उतना इनका स्ट्रांग नहीं था एज कम्पेयर टू बाबर, ठीक है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी एस्टैब्लिश करते हैं दिल्ली के अंदर, कॉल्ड दीन पना, ठीक है। सो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। इससे पहले हम लोग काफी सारी सिटीज कर चुके हैं। कोई समराइज कर देगा क्या दिल्ली में अब तक कौन कौन सी सिटीज हमने देखी थी एस्टैब्लिश होते हुए? ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखी थी सिरी, ठीक है। सिरी वॉज एस्टैब्लिश अंडर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर हमने देखा था तुगलकाबाद, अंडर तुगलक डायनेस्टी, या टू बी स्पेसिफिक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग ये दीन पनाह देख रहे हैं, ठीक है। सो ये अभी तक तीन सिटीज हमने देख लिया दिल्ली के अंदर जो एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अभी आगे और पढ़ेंगे, कुछ एक और सिटीज एस्टैब्लिश होती है। सो इसके टाइम पीरियड के अंदर, हुमायूं के टाइम पीरियड के अंदर, शेरशाह सूरी जो होते हैं वो भी प्रोमिनेंस में आ रहे होते हैं। ही वॉज बेसिकली बिकमिंग पावरफुल इन द ईस्टर्न इंडिया, बिहार वगैरह के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे अपना पावर जो है बढ़ाने लगते हैं। एंड उनका पावर इतना बढ़ जाता है कि ही स्टार्ट्स चैलेंजिंग हुमायूं, ठीक है। एंड हुमायूं और इनके बीच में फिर बैटल्स होते हैं, ठीक है। तो सीरीज ऑफ बैटल होते हैं, इन टोटल 2 बैटल्स होते हैं, जिसके अंदर सेकंड के अंदर वो फिर हार मान के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। सो पहला जो बैटल था, इट वाज बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा के अंदर वो बेसिकली वहां से लड़ाई करते हैं, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि हाँ हार होने वाली है, तो वो फिर वहां से रिट्रीट कर जाते हैं। नेक्स्ट बैटल नेक्स्ट ईयर 1540 के अंदर कनौज के अंदर होता है। वहां वो सक्सेसफुली डिफीट कर जाते हैं शेर शाह सूरी, हुमायूं को। एंड वहां से फिर सूर डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है। और इस दौरान हुमायूं जो है वो यहाँ से भागते हैं। फिर वो पर्शिया के किंग के पास, तब शाह तशमाफ होते हैं पर्शिया के अंदर या प्रेजेंट डे ईरान के अंदर, उनके साथ उनके यहाँ पे पनाह लेते हैं। एंड जब तक शेर शाह सूरी रूल करते हैं तब तक वो वहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा भी है कि जब वापस आते हैं तो पर्शिया से बहुत सारी चीजें लेके आती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पेंटर्स लेके आता है मीर सैयद अली, ठीक है, जो कि बाद में अकबर के अंदर भी वर्क करते हैं, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा सा याद रखना। सो नेक्स्ट फिर सूर डायनेस्टी पे चलते हैं, ठीक है। सूर डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट चीज ये था कि ये शेर शाह सूरी का जो टाइटल है उनको ये किसने दिया था? किसी को आइडिया है क्या? ठीक है, तो ओरिजिनली देख लेना, हिज नेम वाज फरीद,
ठीक है, एंड ही वाज बेसिकली द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। तो उनका जो रूल था वो 1540 से लेके 1545 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद उनके छोटे मोटे जनरेशन के रूलर्स जरूर आते हैं, लेकिन इतने फॉर्मेडेबल रूलर्स नहीं होते, एंड दे आर इजिली वाइप्ड आउट बाय देयर नोबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये शेर खान का जो टाइटल था, उनको तब के जो बिहार के गवर्नर होते हैं बहार खान लोहानी, वो उनको ये टाइटल देते हैं शेर खान का, क्योंकि उनकी ब्रेवरी से वो इतना ज्यादा एडमायर्ड हो जाते हैं कि वो ये टाइटल देते हैं इनको। ठीक है, सो शुरू में एक्चुअली ये शेरशाह सूरी जो होते हैं वो बाबर की सेना में वर्क कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको वो प्रैक्टिसेस पसंद नहीं आते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उनके आर्मी से, और अपना खुद का रीजन कार्व आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उस सेंस में धीरे धीरे पावर में आने लगते हैं। ठीक है, एंड ये शेरशाह का टाइटल जो है, द टाइटल ऑफ शेरशाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, सो शेर खान पहले नाम होता है, फिर शेर शाह जो नाम होता है वो बैटल ऑफ चौसा में उनको हराने के बाद रखते हैं। ठीक है, एंड ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान एट द एज ऑफ 54। तो एक काफी बड़ी एज के अंदर ये रूलर बनते हैं, एंड काफी लंबे समय तक देखा जाता है कि ये ऑल्दो ओल्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सही से रूल कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उस सेंस में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने देखा था कि ये लास्ट इनका जो कैंपेन रहा था वो कालिंजार। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कालिंजार के बारे में, यहाँ पे जो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था चंदेला डायनेस्टी का वो था। लेकिन ये जब कालिंजार फोर्ट के ऊपर अटैक करने जाते हैं तो एक गन पाउडर एक्सप्लोजन में इनकी खुद की मौत हो जाती है। ठीक है, तो उस सेंस में इनका एंड 1545 में हो जाता है, एंड उसके बाद एक सक्सेशन की थोड़ी सी डिस्प्यूटेड लड़ाई चलती है। ठीक है, सो एक चीज थोड़ा सा ये याद रखना कि ऑल्दो ही वाज अ मुस्लिम बट ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। तो उन्होंने बहुत सारे हिंदूज वगैरह को अपने कोर्ट में एम्प्लॉय कर रखा था, तो ये चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट, दिल्ली के अंदर एक और सिटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है इनके अंडर। तो ही बिल्ड द पुराना किला, अभी भी दिल्ली के अंदर है पुराना किला, तो वो इन्होंने बनवाया था, और उसको जो दिल्ली में सिटी था इसको शेरगढ़ नाम दिया था। ठीक है, तो अगेन एक नई सिटी हम देखते हैं शेरगढ़ करके इन 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 दिल्ली। ठीक है, सो इनकी डेथ के बाद एक मौसोलियम भी बनाया जाता है सासाराम। तो सासाराम प्रेजेंट डे बिहार के अंदर, वहां पे इनका ये रेस्टिंग प्लेस है। ठीक है, हाँ तो और कुछ तो नहीं आई गेस। हाँ, सो ये चीज एक और देख लेना कि पेट्रोनाइट्स मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो पद्मावत उन्होंने लिखी थी, तो 2-3 साल पहले इस पे मूवी भी आई थी, काफी कंट्रोवर्सी में रही थी, तो उस सेंस में पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तो पद्मावत जो थी वो स्टोरी पुरानी थी, मतलब इनके टाइम पीरियड की स्टोरी नहीं थी, वो स्टोरी थी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी का ये पता होना चाहिए। एंड अदर फेमस हिस्टोरियन लाइक अब्बास खान सरवानी एंड तारिक ए शाही, हु रोट तारिक ए शाही ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, तो ये देख लेना, तारिक ए शेर शाह, इससे पता ही लग रहा होगा कि वो शेर शाह के रिजीम के बारे में एंड अब्बास खान सरवानी ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे वगैरह आते हैं। ठीक है, इस्लाम शाह, जलाल खान। ठीक है, तो उनको नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ते हैं, एंड सब्सटेंशियली जो एम्पायर खड़ा किया होता है शेरशाह सूरी ने वो डिसइंटीग्रेट करने लग जाता है। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इनका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंडर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि इन्होंने दाग और चेहरा का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो कोई बता सकता है दाग और चेहरा इंट्रोड्यूस किसने किया था इंडिया में सबसे पहले बार? एनीवन? अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट, करेक्ट। एंड था क्या दाग और चेहरा? व्हाट वर दे? Sorry, Chehra is making sorry, not portraits, uh, biometrics of the soldiers, or Chehra is branding horses. Sorry, Dag is branding horses. करेक्ट, तो चेहरा वाज काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, उनका पूरा मार्किंग था कि वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, किसके यहाँ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंड दाग जैसे बताया कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेंट्रल एशियन हॉर्सेस थे वो सुपीरियर थे, तो डिस्टिंक्शन करना जरूरी था कि सुपीरियर हॉर्सेस कौन से थे। ठीक है, तो उस सेंस में दाग भी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल की बात करें तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड था विच वॉज फ्रॉम सोनार गांव टू पेशावर, वो इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है,
तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो एक्चुअली जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो पहले NH1 हुआ करता था, उसको पहली बार सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ना उत्तर पथा मीनिंग जो पाटलिपुत्र तब का कैपिटल था, वहां से लेके तक्षशिला तक उसको बनाया गया था। और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी जो है उसका फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, और फिर उसको बिहार का सोनार गांव जो है वहां से लेके आई गेस शायद वेस्ट बंगाल में है, आई एम नॉट कंफर्म उस पार्ट पे, लेकिन वो वहीं कहीं है, बिहार या वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वहां से लेके फिर पेशावर तक इस रोड को डेवलप किया जाता है, तो उस सेंस में थोड़ा याद रखना। ठीक है, इसके अलावा इनका जो किंगडम था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स। ठीक है, पूरा का पूरा किंगडम्स को सरकार्स में डिवाइड कर रखा था, इन टोटल 47 थे। एंड उसके अंदर चीफ शिकदार जो था वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, और मुंसिफ जो होता था वो जज रहता था। तो जैसा आज के जमाने में कमिश्नर हो गया, तो वैसे शिकदार हुआ करता था, जो कि ईच सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर या पूरा जुडिशरी जो कह सकते हैं उसको मेंटेन करते थे। लॉ एंड ऑर्डर शिकदार का काम था, एंड मुंसिफ का काम जुडिशरी को मेंटेन करना था। इनफैक्ट मुंसिफ शब्द आज भी इस्तेमाल होता है जजेस वगैरह के लिए। ठीक है, लोअर कोर्ट जजेस के लिए। सो ये पता होना चाहिए। देन सरकार वर डिवाइडेड इनटू सेवरल परगनास। ठीक है, तो परगनास हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। इन वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि 24 परगना ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वैसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि ये हमने यूनिट्स देख लिए, तो ऑफिशियल देख लो। शिकदार मिलिट्री ऑफिसर था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। अमील लॉ लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था, तो यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है अमील के ऊपर कि ये टर्म किस चीज से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट फौतेदार जो था ट्रेजरर था। कारकुन जो थे अकाउंटेंट के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये वाला थोड़ा पता होना चाहिए हम लोगों को कि ये ऑफिसर्स क्या थे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे डिवाइडेड थे। नेक्स्ट, there were many administrative units called iktas. The highly centralized and consisted of several departments. The king was assisted by 4 ministers. ठीक है, तो दीवाने वजीरात। तो वजीरात हमने पहले भी पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में, कि वजीर मतलब इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे चल रही थी। दीवाने अरीज, दीवाने अरीज जो है वो इंचार्ज ऑफ आर्मी था। तो ये हमने देखा था किस दिल्ली सल्तनत के रूलर के अंडर शुरू हुआ था, दीवानी अरीस। ये भी पढ़ा हुआ है हम बलबन। लोगों ने। करेक्ट, बलबन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, दीवाने रसालत। ठीक है, तो हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था दीवाने रसालत जो था वो रिलीजन के लिए था। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज होके फॉरेन मिनिस्टर हो गया है। और दीवाने इंशा हमने वहां पे पढ़ा था, तो ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। ठीक है, सो ये भी डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें थी। सो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अमील्स देख लिए कि अमील जो थे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसमें से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने का काम था। ठीक है, और इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम था कनुंगू। ठीक है, कनुंगू जो थे वो ये रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, तो ये याद रख सकते हो। इसके अलावा ही फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस शेड्यूल फॉर क्रॉप रेट्स। ठीक है, तो क्रॉप के रेट्स क्या रहेंगे उसका शेड्यूल रहता था कि विंटर क्रॉप या राबी क्रॉप्स ऐसी रहेंगी, खारिफ क्रॉप ऐसी रहेंगी। ठीक है, तो वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एंड ही इम्प्रूव द लैंड रेवेन्यू सिस्टम बाय अडॉप्टिंग जब्ती हर साल। ठीक है, यानी लैंड असेसमेंट एवरी ईयर। तो लैंड रेवेन्यू या ये इकोनॉमिक्स वाला स्पेसिफिक पार्ट जो था कि टैक्सेस कैसे कलेक्ट करने, ये सभी जितने भी किंगडम्स आते हैं सभी की सरदर्दी रहती है। इवन ब्रिटिशर्स भी इससे बहुत तंग रहते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जब्ती ये हर साल। तो नाम से ही पता लग रहा है कि हर साल उसका असेसमेंट हो रहा है लैंड में। ठीक है, एंड वो जो लैंड था उसको डिवाइड किया गया था इन 3 कैटेगरीज, गुड, मिडिल, बैड। आगे हम अकबर के अंडर देखेंगे ये तीनों नाम भी अलग अलग, 3 की जगह 4 नाम हो जाते हैं, तो आगे देखेंगे। अभी बस इतना याद रख लो, गुड, मिडिल और बैड कैटेगराइजेशन करा गया था। ठीक है, एंड द स्टेट शेयर वाज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब अगर आप 100 बोरी अनाज जो है वो प्रोड्यूस करो, तो 33 आपको जो है वो स्टेट को देनी पड़ेगी। ठीक है, लैंड वाज मेजर्ड यूजिंग सिकंदरी गज, 32 इंचेस जो था। ठीक है, तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा he also introduced 2 documents, patta, amount each peasant had to pay,
एंड कबूलियत डीड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। सो पट्टा अभी भी शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब किसी को प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं तो फिर वो पट्टा इशू किया जाता है। एंड कबूलियत डीड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऑल्दो अभी जो मीनिंग इस्तेमाल हो रहा है वो पट्टा डीड ऑफ एग्रीमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्शन था। नेक्स्ट, न्यू कॉपर कॉइन्स इन्होंने इश्यू किए थे। तो कॉपर कॉइन्स दाम नाम रखा गया था। इससे पहले कॉइन्स जो पढ़े थे उसको कोई समराइज कर सकता है क्या? व्हाट ऑल कॉइन्स वी हैव रेड? I Tanka, I guess, for silver coin, and dinar भी था क्या? दिनार भी था, बट दिनार वाज अंडर गुप्ता पीरियड, वो गोल्ड कॉइन था। एंड सिल्वर टंका था और कॉपर जित्तल था, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर इल्तुतमिश, तो वो चीज याद रखना। नेक्स्ट, इनके अंडर दाम था और एक सिल्वर रुपया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रुपया जो है फिर लास्ट तक चलता रहता है ये वाला सिस्टम, ठीक है। एंड अभी भी वो रुपया ही बोलते हैं हम लोग, सो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड रोड जो था वो हमने डिस्कस कर ही लिया, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है प्रेजेंट डे का, या उस टाइम उत्तर पथा बोलते थे, ठीक है। तो वो डेवलप किया था। इसके अलावा इन्होंने सराइज डेवलप किया था। तो सराइज का कोई मतलब बता सकता है? व्हाट वाज सराइज? तो सराइज जो था वो बेसिकली रेस्टिंग हाउस के लिए शब्द रेस्टिंग हाउस के लिए ये शब्द था सराइज, ठीक है। आज भी दिल्ली वगैरह में विजिट करोगे तो सराय काले खां ऐसा सुनने में आएगा। तो सराय का मतलब था रेस्टिंग हाउस, ठीक है। तो ये इन्होंने खास चीज ये रखी थी कि ये सराइज जो थे ये हर 2 किलोमीटर, 2 कोस, ठीक है। 2 कोस इज नियरली 8 किलोमीटर्स, ठीक है। तो उनके कन्वीनियंस के लिए ये चीज रखे गए थे, ठीक है। एंड इनमें इन्होंने ये चीज ध्यान रखा था कि इनमें खाने बनाने वाले हों, ठीक है। तो कोई भी लोग आए तो एटलीस्ट उनको प्रॉपरली रहने का खाने का उनको व्यवस्था हो जाए, ठीक है। तो उस सेंस में बनाए गए थे। एंड इन सराइज के अंदर इन्होंने स्पाइस भी छोड़ रखे थे। तो कोई भी ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता था तो वो तुरंत राजे तक वो बात पहुंच जाती थी, ठीक है। तो ये सराइज एक तरह से स्पाइंग नेटवर्क का भी काम करते थे। तो उस सेंस में इंपॉर्टेंट है ये चीज पता होना, ठीक है। सो पुलिस सिस्टम भी बहुत एफिशिएंट हो गया था। कोई भी जो रॉबर्स थे, डेकॉइज थे, इनके साथ बहुत ही हार्शली डील किया जाता था, ठीक है। एंड दीज सराइज वर यूज एज स्टेजेस फॉर न्यूज सर्विस और डाक चौकी, ठीक है। तो किंग से न्यूज अगर किसी को पहुंचानी होती थी आम पब्लिक को, तो वो इन सराइज के थ्रू पहुंचाई जा सकती थी। तो ड्यूअल पर्पस था कि लोगों की सुविधा के लिए भी था और रूलर टू द कॉमनर जो कनेक्शन था वो भी एस्टेब्लिश हो रहा था इसके थ्रू, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज थी, अभी रिसेंटली हमने जो टेस्ट सीरीज करी थी वहां पे भी हमने देखा था कि टैक्सेस कहाँ पेड होते थे। तो टैक्सेस केवल 2 जगह लिए जाते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो फर्स्ट, गुड प्रोड्यूस इन बंगाल और इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड पेड ड्यूटी एट द बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड बिहार। दूसरा, गुड्स कमिंग फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया पेड कस्टम ड्यूटी एट इंडस, ठीक है। सो ये कॉमन सी चीज है कि अगर लेट्स से इंडिया का मैप है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वो नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था तब तो वहां से अगर सेंट्रल एशिया से आओगे तो आपको अफगानिस्तान के रास्ते आना पड़ेगा, तो टैक्स यहाँ देना पड़ेगा। और कुछ बिहार या बंगाल में कुछ चीज बनी है तो उसके लिए टैक्स यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ 2 जगह टैक्सेस थे, तो ये चीज याद रखना। तो एज सच टैक्सेस टेररिज्म जो था वो कुछ नहीं था, ठीक है। एंड मेजरली यही था इनके बारे में, ठीक है। ऑलराइट। किसी को कुछ और ऐड करना है शेरशाह सूरी में? ठीक है। तो बस ये याद रखना कि ये जो सिस्टम था बाद में फिर अकबर वगैरह ये भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हुमायूं जो होता है वो वापस आ जाता है, ठीक है। एंड हुमायूं आफ्टर कमिंग इनटू पावर 1 साल के लिए रूल कर पाता है, अराउंड 1555 टू 1556।
उसके बाद उसकी सीढ़ियों से गिर के डेथ हो जाती है, ठीक है, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से। एंड देन अकबर कम्स इनटू पावर। तो अकबर जब वो आता है पावर में, तब वो जुवेनाइल ही होता है, इतना मेच्योर एज नहीं होती है, ठीक है। तो उसके पार्ट पे उसके जो रीजेंट होते हैं या गार्डियन कह सकते हो, बैरम खान, वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो फाइट उनके बीच में होता है, ठीक है। सो उसमें पार्टीज कौन कौन होते हैं सेकेंड वॉर ऑफ या सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, किन किन पार्टीज के बीच में होता है? अकबर एंड हेमू। करेक्ट। तो अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई होती है। एंड हेमू किसका जनरल होता है? तो अभी हम पढ़ते हैं ना इस्लाम शाह, ठीक है, तो उसका जनरल होता है हेमू, ठीक है, जो कि शेर शाह सूरी के बेटा होता है इस्लाम शाह, ठीक है। सो ये देख लेना। एंड हाँ, इस्लाम शाह के टाइम में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं, बस एक चीज होती है, इस्लाम शाह कोडिफाइड द मुस्लिम लॉज, ठीक है, ताकि नोबल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो सके। बाद में हम देखेंगे सेम चीज अकबर भी करता है, बट उसका थोड़ा सेंस डिफरेंट होता है और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर पाता है। इस्लाम शाह जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, ठीक है। सो अकबर आते हैं पावर में इन 1556 टू 1605, ठीक है। एंड अकबर द ग्रेट इनको बोला जाता है, क्योंकि मुगल डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ना कि हुमायूं स्टार्टेड हिज मूवमेंट आफ्टर डिफीट फ्रॉम शेरशाह सूरी। वो अपना मूवमेंट शुरू करते हैं टुवर्ड्स पर्सिया। तो रास्ते में जाते हुए ये हमीदा बानो बेगम जो है उनसे शादी करते हैं, एंड वही हुमायूं का बेटा हो जाता है, ठीक है। ये जगह जगह से ना इनको पनाह देते हैं लोग, ठीक है। तो अमरकोट के किंग जो होते हैं वो इनको पनाह देते हैं, वहां पे ये अकबर होते हैं पैदा, ठीक है। बाद में कुछ कंट्रोवर्सी होती है ये अमरकोट के किंग और अकबर के साथ, तो वो निटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा था, ठीक है। सो बैरम खान हमने देख लिया, ठीक है, उनके रीजन थे, ठीक है। सो ही वाज अकबर्स ट्यूटर एज वेल एज वजीर। वजीर मतलब वही प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ खाने खाना, ठीक है। बाद में ये खाने खाना इनके बेटे को दिया जाता है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए। अ, Abdul Rahim Khane Khana was one of the 9 people in Akbar's court, right? 9 जेम्स, नवरत्न, करेक्ट। राइट। तो ये देख लेना कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जीत जाते हैं, and वहां से फिर पावर जो है इनका राइज शुरू होता है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें इनके इंट्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट तक बैरम खान इनके रीजन बन के काम करते हैं, लेकिन उसके बाद ये बैरम खान को हटा देते हैं एंड खुद पूरी पावर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एंड बाकी ऐसा सुनने में आता है कि बैरम खान को प्रॉब्ली रास्ते में ये लोग मरवा देते हैं, ठीक है। तो वो उतना नेटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना जो है उनको ये टाइटल दिया जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना एक्चुअली बैरम खान के रियल सन होते हैं, ठीक है। सो उस सेंस में याद रखना, ठीक है। ऑलराइट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इन्होंने सिटी जो था आगरा का, ठीक है, इससे पहले कैपिटल जो था दिल्ली में था, सीट ऑफ पावर, लेकिन ये फिर दिल्ली से मूव करते हैं, आगरा में जो रेड फोर्ट है वो एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। सो वो पता होना चाहिए कि आगरा का रेड फोर्ट जो है वो अकबर के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड नंबर ऑफ किंगडम्स वर कॉन्क्वेस्ट जो था उनका शुरू हुआ, ग्वालियर, मालवा, गोंडवाना। इसके साथ चित्तौड़ का भी लड़ाई हुआ था, ठीक है, मेवाड़ डायनेस्टी के साथ, जिसमें हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उतना निटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई बहुत सारी हुई थी, इंपॉर्टेंट एसेट्स किसी को नहीं बोल सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज इनके टाइम पीरियड में होती है, ये एक फतेहपुर सीकरी एक सिटी एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। वो अगेन एक सूफी सेंट के रिस्पेक्ट में ये लोग ये सिटी एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। सो ये जब सिटी एस्टैब्लिश होती है तो फतेहपुर सीकरी अपना आगरा से कैपिटल ये फतेहपुर सीकरी चेंज कर लेते हैं, और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही है आगरा से, तो उस सेंस में कुछ समय वहां पे रहता है। वहां पे मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं, लाइक सबसे पहले इबादत खाना एक चीज बनती है, ठीक है।
तो इबादत खाना जो है वो एक कॉन्ग्रीगेशन था, जितने भी रिलीजियस स्कॉलर हैं उनका। तो इनिशियली ये जो इबादत खाना विच वाज फॉर्म्ड इन 1575, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फतेहपुर सीकरी में कि सिर्फ इस्लामिक रूलर्स को पहले बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि इस्लामिक जो स्कॉलर्स थे उनके अंदर फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है और फाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड अकबर को ऐसा लगता है कि ये इसको मिसगाइड कर रहे हैं, तो उस सेंस में वो फिर बाद में और रूलर्स को बुलाने लग जाता है, ठीक है। बहुत और जो रिलीजियस स्कॉलर्स है उनको बुलाने लग जाता है, लेकिन फिर बाद में उनमें भी फाइट होने लगती है। तो जो इबादत खाना है उसको बंद कर देता है, ठीक है। एंड इबादत खाना बंद करने के बाद वो एक डेक्री इशू करते हैं, ठीक है। डेक्री मीनिंग मजहर, ठीक है। मजहर कोई बता सकता है क्या था ये? तो ये चीज याद रखना, मजहर जो था वो एक रॉयल डिक्री था जिसमें इन्होंने ये बोला था कि अल्टीमेट डिसीजन मेकर किंगडम के अंदर जो किंग होगा वो होगा, ना किसी उलेमा की चलेगी ना किसी और इस्लामिक स्कॉलर की चलेगी, ठीक है। तो ही वुड बी द अल्टीमेट अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो हम चीज देख रहे थे, इस्लाम शाह भी यही चीज करने की कोशिश कर रहा था कि वो लॉस को कोडिफाई करने की चीज कोशिश कर रहा था, ताकि जो नोबल्स की जो पावर है वो डिक्रीज हो सके, ठीक है। इसके अलावा इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये अपना एक रिलीजन प्रोपाइंड करता है, ठीक है, या वे ऑफ लाइफ प्रोपाउंड करते हैं। कोई नाम बता सकता है उस चीज का, उस कॉन्सेप्ट का? दीने इलाही। करेक्ट। तो दीन इलाही बोलो या सुले कुल बोलो, तो दोनों का मतलब यही था। तो ऐसे डिबेट है इसके रिगार्डिंग कि वो एक्चुअली रिलीजन था कि नहीं था। तो देख लेना, आई गेस कई लोग उसको रिलीजन बताते हैं, कई लोग उसको वे ऑफ लाइफ बताते हैं। तो इसके अंदर बस बेसिकली थोड़ा सा लिबरल था, उसमें बोला था कोई किसी भी धर्म का आदमी इसको फॉलो कर सकता है। एंड इसको जो भी फॉलो करेगा वो अल्टीमेटली पीस में रहेगा अपने साथ। सो It वो is था। also called Ilahi. Tawhid Ilahi, Sulekul or Dine Ilahi. All mean the same. राइट, करेक्ट। तो इसके अलावा फिर मेजर डेवलपमेंट क्या होता है? तो पिलग्रिमेज टैक्स होता है, उसको अबॉलिश करते हैं। एंड जजिया अबॉलिश करते हैं। तो जजिया हमने पढ़ा था, जो भी नॉन हिंदूज होते थे, सॉरी नॉन मुस्लिम होते थे इन दीज एम्पायर्स, इस्लामिक एम्पायर्स, तो उनके लिए टैक्स देना पड़ता था, जजिया, ठीक है। सो उन्होंने ये जो दो टैक्सेस थे, पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया, इसको अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी के रिस्पॉन्स में इनको ये टाइटल मिलता है अकबर का। अकबर मीनिंग द ग्रेट वन। पहले इनका नाम जलालुद्दीन कुछ ऐसा कुछ लंबा नाम होता है, लेकिन ये जो टाइटल है अकबर का, ये इस इंसिडेंट के बाद इनको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्सेबल कन्वर्जन था जो प्रिजनर ऑफ वॉर का, उसको भी बंद कर दिया था, ठीक है। अगेन अगर जितने भी ग्रेट रूलर्स रहे हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं ग्रेट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी हम लोग देखते हैं कि ये जो सिस्टम था लैंड ग्रैब का, उसको काफी रेवोल्यूशनाइज कर देते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में पता होना चाहिए। तो वतन जहांगीर एक चीज होती थी, तो कोई बता सकता है क्या था वतन जहांगीर? बड़े मनसबदार को जो वेतन दिया जाता था, तो और ये शायद परमानेंट होता था, ट्रांसफर नहीं होता। Sanjay, your voice is not audible. सॉरी, ठीक है। तो ये जो वतन जागीर होता है ना, ये हेरिडिटी और नॉन ट्रांसफरेबल हो गया होता है, तो इसको भी थोड़ा सा वो रेवोल्यूशनराइज करते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं मनसबदारी का, ठीक है। मनसबदारी जिसके अंदर वो बेसिकली दो चीज रहती है, मनसब मीन्स रैंक, दार मीन्स होल्डर, ठीक है। तो ये सिस्टम ये शुरू करते हैं, लेकिन ये सू जेनरिस सिस्टम नहीं होता, या इंडिया में पहली बार इन्होंने एस्टैब्लिश नहीं, मतलब इंडिया में पहली बार इन्होंने एस्टैब्लिश किया होता, लेकिन ये सिस्टम इन्होंने कॉपी करा होता चंगेज खान से, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर
एक रैंक के हिसाब से आपको नंबर ऑफ सोल्जर्स मेंटेन करने होते थे एंड नंबर ऑफ हॉर्सेस मेंटेन कर रहे होते थे, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम के अंदर जत होता था और सवार होता था, ठीक है। जत मीन्स आपकी जो भी रैंक है न्यूमेरिकल उसके वैल्यू। अकॉर्डिंग, करेक्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू रहता था कि लेट्स से आपका जत जो है वो 100 का है, ठीक है। तो सवार उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपको मेंटेन करने पड़ते थे, ठीक है। लेट्स से अगर आपका रैंक 100 है तो आपके पास 100 सोल्जर्स होने चाहिए, करीब 300 हॉर्सेज होने चाहिए। वो डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं, सेंट्रल एशियन, इंडियन या मिडिल ईस्टर्न, तो इस टाइप से हॉर्सेज के डिस्टिंक्शन कर रखा था, ठीक है। तो ये मनसबदारी सिस्टम की वजह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो था काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। और मनसबदारी एक रैंकिंग सिस्टम था, तो ऐसा कुछ हेरिडिटी नहीं था। तो रैंक जो थी वो आपकी रैंक थी, उसके बाद आपके बच्चों को वो रैंक नहीं मिलती थी, उनको खुद वो रैंक कमानी पड़ती थी। हाईएस्ट रैंक इनके टाइम पीरियड के अंदर मान सिंह को दी गई थी, राजा मान सिंह ऑफ जयपुर, ठीक है। उनका जो रैंक था वो 7,000 था, सबसे हाईएस्ट वो थे। धीरे धीरे ये जो इनके टाइम पीरियड के अंदर ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये काफी लिमिटेड था, इतने ज्यादा रूलर्स नहीं थे, इतने ज्यादा नोबल्स नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम आगे चलता जाता है, हम देखते हैं ये रैंक जो है ये बहुत बढ़ती जाती है। मतलब आगे देखोगे तो 14,000 तक रैंक चली जाती है, ठीक है, औरंगजेब के अंदर। और ऐसी हालत हो जाती है कि लोगों को अपने लाइफ पीरियड के अंदर लाइन में ही रह जाते हैं और उनको कोई मनसब वगैरह कुछ नहीं मिलती। मतलब वो एलिजिबल थे मनसब पाने के लिए, लेकिन जो उसमें लैंड ग्रांट उनको मिलना था वो मिलते मिलते उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये सिस्टम डिसइंटीग्रेट होने लग गया था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। आप दीप्ति, आप कुछ और ऐड करोगे क्या इसके अंदर, एक बार अखबार के अंदर आपके नोट्स में से? एक और चीज है इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, ये लाइक वी हैव रेड अबाउट जब्त सिस्टम, राइट? तो टोडरमल वाज मेड द रेवेन्यू मिनिस्टर एंड इन्होंने he was called Diwani Ashraf. Revenue minister was called Diwani Ashraf, and Todarmal introduced Bandobast. This is revenue assessment system. इसमें रेवेन्यू असेसमेंट में लैंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: कोलाज, परौती, छेतर एंड बंजर. कोलाज इज द बेस्ट लैंड, फिर परौती इज द सेकेंड बेस्ट, फिर छेचेर इज थर्ड ग्रेड लैंड एंड बंजर मतलब अभी भी हम यूज करते हैं लीस्ट फर्टाइल लैंड. और हाँ, ये 10 years में एक बार दे यूज टू एसेस इट एंड कैटेगरी ऑफ लैंड वाज डिसाइडेड अकॉर्डिंगली टैक्स वाज लेविड. फिर दस्तूर उल अमल was the price list for every area's agriculture commodities. This is दस्तूर उल अमल. बस हाँ, इतना ही है. Sanjay, your voice is not audible. Guys, is my voice audible? यस. संजय का वॉइस नहीं आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा है. Let's wait. ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके टाइम पीरियड के अंदर बुलंद दरवाजा बनता है, ठीक है। तो कोई सिग्निफिकेंस बता सकता है बुलंद दरवाजा क्यों बना था? Victory against. हाँ, तो गुजरात के ऊपर विक्ट्री हुई थी, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था अलाई दरवाजा एक चीज बना था, वो किसके टाइम पीरियड के अंदर बना था? अलाउद्दीन खिलजी. कॉम्प्लेक्स में. हाँ, करेक्ट, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर था। और ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था आफ्टर इज विक्ट्री ओवर गुजरात, ठीक है। तो वहां से उनको वो एक पोर्ट मिल गया था, ठीक है, भरूच और सूरत वाला। तो हमने देखा था वो इम्पोर्टेंस क्या था इन पोर्ट्स का, ट्रेड के लिए था। और जो सेंट्रल एशियन हॉर्सेज हो गए या फिर मिडल ईस्टर्न हॉर्सेज हो गए वो इसके थ्रू इनको मिल सकते थे, ठीक है। सो हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडियंस ने कोई खासा ध्यान दिया नहीं था कभी भी इनके ब्रीडिंग ऑफ हॉर्सेस पे। तो उस चक्कर में हमेशा एक डिपेंडेंसी रहा था कि सेंट्रल एशिया से हॉर्सेज आने चाहिए, ठीक है।
सो वो चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अह, ठीक है, तो इतना ही आई गेस इम्पोर्टेंट था। मनसबदारी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा मनसबदारी तो एक सिस्टम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं पहले। इनके एक इम्पोर्टेंट रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं, तो कोई बता सकता है उन रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम? टोडरमल। करेक्ट। तो राधा तोदरमल वो भी नवरत्न का पार्ट थे, ठीक है। तो इनिशियली उनके साथ मिलके सबसे पहले एक सिस्टम लेके आते हैं कॉल्ड करोड़ी सिस्टम, ठीक है। करोड़ी में ये था कि वो ऐसी लैंड को क्लासिफाई कर देते थे जिनसे एनुअल रेवेन्यू जो है वो 1 करोड़ आ सके, ठीक है। तो सिस्टम चालू करते हैं लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होता है, और इसके बाद इनको लगता है कि हाँ हमें चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके बाद अराउंड 1582 एक नया सिस्टम आता है कॉल्ड दहसाला या जब्त, ठीक है। तो याद रखना दहसाला जब्त। दहसाला मैं एक बार लिख देता हूँ, शायद इसमें आगे आएगा अभी। ठीक है, तो दहसाला नाम से पता लग रहा है। हाँ, साला मीन्स ईयर्स एंड 10 मतलब 10 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली प्रीवियस 10 ईयर्स के हिसाब से एनालाइज करते थे कि कितना रेवेन्यू आ सकता है, एंड उस हिसाब से उसमें से वो डिमांड करते थे कि हाँ पिछले 10 साल में एवरेज इतना रेवेन्यू है तो आगे भी इतना ही रेवेन्यू आएगा, ठीक है। सो उस सेंस में ये जो सिस्टम था दहसाला और जब्त वाला ये थोड़ा सा अच्छा चला था, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए दहसाला सिस्टम क्या है और किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो दहसाला अकबर से रिलेटेड था, एंड ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें लैंड रेवेन्यू था वो डिसाइड होता था बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ लैंड ऑफ पास्ट 10 ईयर। उसके हिसाब से उसके अगले 10 सालों के लिए वो सेम लैंड रेवेन्यू रहता था उस लैंड के लिए, ठीक है। सो ये याद रख सकते हो। ठीक है, देन आई गेस और तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। एक चीज ये भी याद रखना, लैंड को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, ठीक है। लैंड वॉज क्लासिफाइड एज पोलाज, करौती, छच्चर एंड बंजर, ठीक है। पोलाज मीनिंग कि वो जो लैंड था वो कल्टिवेबल था एवरी ईयर, ठीक है, हर साल उसमें खेती हो सकती थी, एंड सबसे फर्टाइल लैंड था, उसके लिए पोलाज जो शब्द है इस्तेमाल होता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट परौती लैंड था। परौती लैंड जो था इट वॉज कल्टिवेबल एवरी अदर ईयर, यानी एक साल फैलो रहता था और एक साल उसके ऊपर कल्टिवेशन होता था, ठीक है। सो वो चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट छच्चर लैंड था। छच्चर मतलब कल्टिवेटेड 3-4 सालों में एक बार कल्टिवेटेड होता था, बाकी फैलो पड़ा रहता था। एंड देन जो लास्ट जो था वो बंजर, तो नाम से पता लग रहा है बंजर मीनिंग कि वो बिल्कुल कोई उसमें खेती वेती कुछ नहीं होती, ठीक है। सो उस सेंस में ये सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, पोलाज कल्टिवेबल एवरी ईयर, पराती फैलो वंस इन ओनली 2 ईयर्स इसको कल्टिवेबल किया जाता। चच्चर वंस इन 3 और 4 ईयर कल्टिवेबल, बंजर वंस इन 5 और मोर ईयर्स। तो ये सिस्टम मेजरली रहता था। बाकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो हमने देख लिया। अमील जो था वो लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल था, और कनुंगो जो था वो लैंड रिकॉर्ड होल्डर हो रहते थे, ठीक है। सो ये याद रख सकते हो। ठीक है, एंड मनसब के अंदर ही एक सिस्टम होता था दहा बिस्ती का, ठीक है। तो अगर आपकी सपोज डेथ या जो रैंक है आपकी 10 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपको उसके डबल जो है वो हॉर्सेस मेंटेन करने पड़ेंगे। मतलब सोल्जर, सपोज आपकी रैंक 10 है, आपके पास 10 सोल्जर होने चाहिए एंड 20 हॉर्सेस होने चाहिए, ठीक है। तो यही था मेजरली इनके बारे में, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? 1/3 वाला सिस्टम है रेवेन्यू देने का, उसको गल्ला बख्शी प्रणाली कहते थे, गल्ला बख्शी। और जो एग्रीकल्चरल ये पर करते थे कि इतना टैक्स लेना है, उसको नसक या कम कूट कहते थे। ये सीडीएस के क्वेश्चन में आया हुआ है, वाईक्यू में। राइट, आई गेस दिया हुआ बताए यहाँ पे। The peasant who owned the land and tilled their own land were called खुद कष्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो फार्मर्स खुद अपना कष्ट लेके अपनी जमीन को वो सोइंग करते थे वहां पे, तो उनको खुद कष्ट बोलते थे,
ठीक है, वो खुद ही कर रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली क्या रहते थे, वो टेनेंट रहते थे कि वो लैंड किसी और का है और खेती कोई और कर रहा है। तो ये चीज था इसके अंदर। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लो। तो जैसे हमने सबसे पहले देखा था अबाउट शेरशाह सूरी, तो वहां हमने देखा था कि सरकार सबसे टॉप 47 सरकार थी उनके अंडर, डिस्ट्रिक्ट, और मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो उसको प्रोविंसेस टाइप का बोल लो। एंड फर्दर उनके अंडर परगनाज होते थे, सब डिस्ट्रिक्ट, शिकदार, और फिर उनके नीचे विलेज रहता था, उसमें हेडबैंड मुकादम होता था। ठीक है, सो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, सबसे पहले ज्योग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वो सूबा होती है, प्रोविंस जिसका मतलब होता है, यानी उसको हेड एक सूबेदार करता है। नेक्स्ट सरकार होता है, तो सरकार डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे फौजदार जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एंड अमाल गुजर नाम से पता लग रहा है लैंड रेवेन्यू से कुछ लेना देना होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट परगनास, तो वो सब डिस्ट्रिक्ट होते थे। शिकदार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता था। एंड देन विलेज यूनिट होता था, एंड वहां पे मुकादम जो था वो ऑफिशियल होता था। सो ये चीज याद रखना। इसके अलावा इनाम लैंड हमने पहले देखा था। इनाम लैंड क्या होती थी, रिलीजन, रिलीजियस फेथ या उसको प्रमोट करने के लिए जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनको लैंड दिया जाता था, उसको इनाम लैंड बोलते थे। तो ये पता होना चाहिए, राइट। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लो। ठीक है, बिफोर गोइंग टू दैट, हमने ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसका 3 डिस्टिंक्शन देखा था। एक होता था जागीर लैंड, ठीक है, जो कि लोगों को दी जाती थी ऑन बिहाफ ऑफ देयर वर्क। ठीक है, फिर होता है खालिसा। खालिसा मतलब वो लैंड जो डायरेक्टली जिससे पैसा जो आता था वो रॉयल ट्रेजरी में जाता था, वो खालिसा थी। एंड इनाम, ठीक है, जो अभी हमने जस्ट देखा ही। सो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो एम्परर जो था उसका सेंट्रल रोल था, वो पूरा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल या मिलिट्री फंक्शन सारे वो देखता था, सुपरवाइज करता था। उसके अंडर वजीर रहा करते थे, वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर टाइप का रोल हो गया। सो वो रूलर का और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक बनाए रखते थे। ठीक है, और तो इसमें तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, मीर बख्शी एक इम्पोर्टेंट रूलर, इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे इनके अंडर। तो द हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वाज मीर बख्शी। ठीक है, तो ये पता रखना चाहिए मीर बख्शी क्या करते थे। तो वो हेड थे बेसिकली मिलिट्री अफेयर्स के, एंड कभी कभी वो नोबेलिटी का जो था उसको भी हेड करते थे। ठीक है, सो मीर बख्शी वाज आल्सो हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी ऑफ एम्पायर। बरीद जो थे वो इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए इस्तेमाल होता था। एंड वकिया नाविस, न्यूज रिपोर्टर। ये वकिया नाविस सेम टर्म जो हम शिवाजी के अंडर भी देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना, बरीद और वकिया नाविस तो वो न्यूज वगैरह रिपोर्ट करते थे, इंटेलिजेंस। वहां पे वकिया नाविस इज रिलेटेड टू कोर्ट्स, राइट, चीफ जस्टिस ऐसा कुछ है। तो नेक्स्ट देखो मीर समान। तो मीर समान ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। ठीक है, तो इसको यह ऐसे रख लो, सामान है, सामान मीन्स लगेज है। ठीक है, तो मीर समान मतलब वो रॉयल हाउस होल्ड के जो काम काज थे उनको देखते थे। ठीक है, तो वो था चीफ काजी या सदर उस सुदूर। तो इनके नाम से पता लग रहा है कि ये जुडिशियल डिपार्टमेंट को हेड करते थे। ठीक है, तो इतना ही था हम बीजेली सिस्टम। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने पूरा। सिर्फ कुछ और ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें? ठीक है, तो जागीरदारी सिस्टम पे थोड़ा सा और ध्यान दे देते हैं। इससे पहले हमने ये जो सिस्टम पढ़ा था जागीरदारी के सिमिलर दिल्ली सल्तनत में, उसको क्या नाम था? तो उसके लिए हाँ, इक्ता शब्द इस्तेमाल होता था। इक्ता को बाद में मॉडिफाई करके जागीर सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड का डिस्टिंक्शन है। जागीरदारी मुगल पीरियड में देखने को मिलती है और इक्ता जो था वो दिल्ली सल्तनत पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, सो जागीरदारी सिस्टम was a system of assignment of revenue of particular territory to noble for their service to the state and was integral part of मनसबदारी। ठीक है, तो मनसबदारी एक बहुत ब्रॉड इकोसिस्टम था, उसी के अंडर जागीरदारी दिए जाते थे। ठीक है, लेट्स से मैं मान सिंह हूँ, राजा मान सिंह हूँ। ठीक है, तो मेरी सैलरी इतनी बड़ी होगी कि मेरे को कैश में सैलरी दी नहीं जा सकती। ठीक है, तो उस सेंस में मेरे को लैंड ग्रांट अलॉट होता था, और लैंड ग्रांट क्या था, वो जागीर होती थी। तो उसमें से जो मेरी सैलरी बनती थी वो मैं निकाल लूंगा,
एंड जो एक्सेस बचेगा वो आगे ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे एकता सिस्टम में भी सेम यही चीज होती थी, क्योंकि उनके पास देने को कैश नहीं था, वो लैंड ग्रांट दे देते थे और उससे जितना भी पैसा एक्सेस होता था आपको वापस जमा कराना रहता था। ठीक है। एंड ये शुरू में देखा गया कि एकता सिस्टम जो था ये ट्रांसफरेबल था, बट धीरे धीरे वो हेरिडिटी बन जाता है, वहां से डिक्लाइन शुरू होता है बाकी डायनेस्टीज का। सो किसने इंट्रोड्यूस किया था एकता सिस्टम इंडिया में? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश नहीं करा था, तो वो चीज पता होना चाहिए। सो इसमें क्या रहता था जागीर के अंदर, द ऑफिस ऑफ सेंट्रल दीवान वुड आइडेंटिफाई द परगना, द सम टोटल ऑफ हुज जमा वाज इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार। तो एक लैंड को आइडेंटिफाई कर लेते थे एंड जिससे वो एक्सपेक्ट करते थे कि इससे जो सैलरी आएगी वो इक्विवेलेंट होगी उस ऑफिशियल के पे स्केल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे इसको जागीर को डिवाइड किया जाता था। ठीक है। सो अगर कुछ शॉर्टफॉल रहता था लेट्स से उस जमीन में से, तो उसको रॉयल ट्रेजरी में से एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते थे। लेकिन अगर उस लैंड में से एक्स्ट्रा पैसे निकलते थे अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी एंड द एक्सपेंसेस ही हैज इनकर्ड ऑन बेसिकली कलेक्टिंग द रेवेन्यू, तो उसमें से जो एक्सेस बचता था वो वापस रॉयल ट्रेजरी में जाना होता था। फिर फर्दर ये जागीर डिवाइडेड होती थी, तो ये भी पता होना चाहिए तनख्वाह जागीर। ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है तनख्वाह शब्द सैलरी के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, अभी भी होता है तनख्वाह। तो ठीक है, तो तनख्वाह सैलरी मीन्स के जो लैंड ग्रांट दी गई है इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, एंड ये ट्रांसफरेबल होती थी 3 to 4 years में। ठीक है, इसको ट्रांसफर करना होता था कि आपको बस आपकी सैलरी के बिहाफ पे ये चीज दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट वॉज मशरूत जागीर। मशरूत जहांगीर जागीर मीन्स ये जो जागीर है आपको कुछ कंडीशंस के ऊपर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट वतन जागीर। These were assigned to zamindars or rajas in their local dominions. वतन जागीर वर हेरिडिटी। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना, वतन जागीर वॉज हेरिडिटी। ठीक है, तो वतन हम बोल सकते हैं कंट्री के लिए इस्तेमाल होता है ना वतन। तो कंट्री जो छोटे छोटे लोकल रूलर्स है उनकी अपनी छोटी छोटी कंट्रीज कह लो उनको, तो उन सेंस में उनके लिए वतन जागीर जो थी ये हेरिडिटी थी। ठीक है, सो ये याद रखना। एंड नेक्स्ट वॉज Altamaga Jagirs. These were given to Muslim nobles in their families or town or place of birth. ठीक है, तो ये 4 जागीर थी, ये पता होना चाहिए क्या क्या थी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट रूलर जहांगीर आते हैं। ठीक है, जहांगीर का टाइम पीरियड जो था 1605 से 1627। ठीक है, सो हाँ सॉरी, बिफोर गोइंग टू दैट एक इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं नवरत्ना के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पहले नवरत्ना कौन से किंग के अंडर पढ़े थे? चंद्रगुप्ता 2। करेक्ट। तो उनके नवरत्ना हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो एक बार उनको देख लेना, हो सकता है उनमें से कुछ पूछ ले। तो दीप्ति एक बार रीड आउट कर दो यार इनको। हाँ, first one is Abul Fazl. He wrote Aini Akbari and Akbarnama. Lead Mughal imperial army in its war. He led Mughal imperial army in its wars in Deccan. Was murdered by Bir Singh Bundela on the orders of Prince Salim. Prince Salim, I think, his son of Salim is Jahangir. हाँ, right. So he was murdered by Bir Singh Bundela. Then Faizi, historian Abu Fazl's brother and Persian poet. Abul Fazl and Abul Faizi, ये दोनों brothers थे. Then translated Leelavati into Persian. Leelavati was a work on mathematics. किसी को याद है किसने लिखा लीलावती एंड किसके टाइम में? भास्कर टू, राइट। करेक्ट। 4 वर्क्स थे ना टोटल, लीलावती, बीज गणित, ग्रहगता और गोल अध्याय। गोल अध्याय। तो लीलावती वाज फॉर अर्थमेटिक, बीज गणित फॉर एल्जेब्रा, ग्रहगता फॉर प्लैनेटरी मूवमेंट एंड गोलगता वाज फॉर गोल अध्याय मतलब स्पेयर्स का या ज्योमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, राइट। तो अंडर हिज सुपरविजन महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ये फैजी था। देन फर्स्ट वन वाज फजल, देन सेकंड वन वाज फैजी, देन थर्ड इज
Fakir Aziauddin. Fakir Aziauddin. He कोई was आपने Aziauddin. Sorry. हाँ मैम 2 मिनट अभी सर बोल रहे थे ना गोल गणित स्फीयर के लिए थी। तो बेसिकली इसमें क्या था ना कि सिद्धांत शिरोमणि है जिसके 2 पार्ट हैं। पहला एस्ट्रोनॉमी का है और उसका सेकंड पार्ट स्फीयर से रिलेटेड है, ऐसा है। Right. हाँ मतलब गोलाध्याय and the other one was also related to Earth only. So एस्ट्रोनॉमी like astronomy. है ना? Right. हाँ Right. Okay. Fakir Aziauddin. He's Sufi mystic and one of the chief advisors of Akbar. Then Tansen. Tansen हमें पता है great musician, Hindu of Gwalior, served as a court musician to King Ramchandra and accepted Islam at the hand of great Sufi mystic saint Muhammad Gauss of Gwalior. ये ऑर्डर मुझे नहीं पता, किसी को पता है तो बता दीजिए. It is believed that he could bring rain and fire through singing the ragas Megh Malhar and Deepak respectively. ये तानसेन थे. Then it is believed, then Raja Birbal or Mahesh Das. He was a courtier to whom Akbar gave the title of both Raja and Birbal. Died fighting Yusuf Shahis on northwest frontier. This is Raja Birbal. Then Todarmal. Todarmal was the finance minister. Todarmal was the finance minister, overlooked a revenue system. Then introduced standard weights and measurements, revenue districts and officers. Earlier worked under Sher Shah Suri. So Todarmal worked under Sher Shah Suri earlier. Then with Akbar. Then 1582, Akbar bestowed on him the title Diwani Ashraf. Diwani Ashraf means revenue minister. ठीक है. Then Raja Man Singh. ये Raja Man Singh was Mansabdar, grandson of Akbar's father-in-law, trusted general. Then Abdul Rahim Khane Khana. He is a great poet, son of Bairam Khan, although a Muslim by birth, devotee of Lord Krishna. Translated Babarnama into Turki. This is Abdul Rahim Khane Khana. ये चीज आई गेस यहाँ पे गलत लिखी हुई है. ये तुर्की में तो ओरिजिनली बाबरनामा जो थी या तुजुकी बाबरी, ये ओरिजिनली तुर्की में थी, इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था. ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये जो ट्राइब थी, ये जो पूरा मुगल एम्पायर है, ये आया ही सेंट्रल एशियन ट्राइब से है. ठीक है, Right. वहां से ये लोग आए हैं इंडिया में. तो वो इनिशियली टर्की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, बाद में इनका जो कोर्ट लैंग्वेज है वो पर्शियन बन गया था. तो ये उल्टा लिखा हुआ है. ठीक है. Then 9th one is Mirza Aziz Koka. He was also known as Khani Azam or Kotal Tash and was one of the leading nobles and also the foster brother of Akbar. He also served as Subedar of Gujarat. This is Mirza Aziz Koka. थे अकबर कोर्ट के. तो ये 9 जेम्स थे. ठीक है, तो पता होना चाहिए क्या क्या काम था इनका और कौन कौन थे. ठीक है. ऑलराइट. तो यार कहीं पे ना मैंने इसमें ये भी चीज पढ़ा, मुल्ला दो प्याजा करके भी थे एक नवरत्न, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है. किसी को पता है क्या? ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर दूं. He was one of the noble. So yes, मुल्ला दो प्याजे. नहीं, लेकिन वो नवरत्न का पार्ट नहीं थे क्या? थे वो नवरत्न का पार्ट. तो इसमें क्यों नहीं लिखा, ये मैं पूछ रहा हूँ. या किसी का और एक्स्ट्रा नाम भी था इसमें शायद. ये यही तो नहीं फकीर अजाउद्दीन? तो एक बार चेक करके बता देना, उसको कंफर्म कर दो. ठीक है, तो देख लेना. ये 9 जेम्स थे. विकी नेक्स्ट पे में चलते हैं. ऐसा लिखा है कि most scholars consider him completely to be fictional. तो शायद इसलिए नहीं लिखा. बट हाँ, ठीक है. तो कोई ये डिफाइन कर सकता है आयन अकबरी एग्जैक्टली था क्या, वर्क क्या था अकबरनामा वगैरह में, इस बारे में था ये बुक?
जो आईने अकबर भी था, ठीक है। तो आईने अकबरी के 3 पार्ट थे। तो 3 पार्ट में जो पहला पार्ट था, मतलब इसका कोड है PRA। तो पी का मतलब पूर्वज एंड ऑल। तो उसमें फर्स्ट में उनकी जीनियोलॉजी का मेंशन था, कौन किसके पिता, बच्चे एंड ऑल सब कुछ। सेकंड में था रूलर, ठीक है। तो उनके रूलर्स कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, सॉरी, सेकंड में सिर्फ रूलर्स के बारे में था और थर्ड में उसका एडमिनिस्ट्रेशन था उस बुक में। मतलब वो 3 वॉल्यूम में थी ना बुक। तो इस हिसाब से उसमें फर्स्ट में सिर्फ उनके जो जीनियोलॉजी थी, सेकंड में उनके रूलर्स थे और थर्ड में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन। Right. तो देख लेना RPA, सॉरी PRA करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। एंड अकबरनामा उसमें किस चीज का पार्ट था? लाइक अकबरनामा उसी के अंदर वॉल्यूम था ना एक। यस यस, अकबरनामा शायद फर्स्ट को बोलते हैं, ठीक है। जो तो ये फर्स्ट वाला पता पार्ट। तो ये पता रखना कि ऐने अकबरी 3 पार्ट्स में थी और उसी के अंदर अकबरनामा एक वॉल्यूम था, ठीक है। तो ये था 9 जेम्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट किंग वाज जहांगीर, एके ऑल्सो नोन एज सलीम, ठीक है। टाइम पीरियड 1605 से लेके 1627 तक का, ठीक है। सो वी नो कि इनके टाइम पीरियड के अंदर जो आर्ट आर्ट था, ठीक है, पेंटिंग वगैरह, वो हाईएस्ट ऑर्डर पे पहुंच गया था, ठीक है। एंड ही वाज बेसिकली बोर्न बाय द ब्लेसिंग ऑफ सलीम, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो इनके याद में एक सिटी एस्टैब्लिश होती है, तो बता सकते हो सिटी का नाम इनके मेमोरी में? व्हाट? ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी पढ़ा था ना हमने, वो इन्हीं के रिस्पेक्ट में वो एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। सलीम शेख, शेख सलीम चिश्ती, वो याद रखना। ऑलराइट। So he initially revolted against Akbar, ठीक है। After his death, he assumed the title, ठीक है, of Nuruddin Muhammad Jahangir, conqueror of the world, ठीक है। तो पहले टाइप नाम था सलीम, बाद में ये जहांगीर वाला नेम उसने अडॉप्ट कर लिया। ही मैरिड मेहरुनिसा, ठीक है। सो एक्चुअली शी वाज अ विडो, उससे मैरिज कर लिया था और उनको नाम दिया था फिर टाइटल नूरजहां, ठीक है। तो नूरजहां जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाती है, ठीक है, पूरे कोर्ट में। एंड इनफैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ब्रिटिश जो ट्रैवलर्स आते हैं वो अपने अकाउंट में लिखते हैं कि यहाँ नूरजहां जनता का रूल था। तो नूरजहां जनता मतलब नूरजहां के जो कैंप के लोग थे वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रखे थे, ठीक है। सो हिज फादर गयास बेग वाज गिवन द टाइटल ऑफ इमाम अब्दुल्ला, ठीक है। तो उसको एक टाइटल दिया गया था। इनफैक्ट बोलते हैं कि जो पहला मार्बल बिल्डिंग था इंडिया के अंदर, वो नूरजहां ने अपने फादर के लिए बनाया था। बाद में शाहजहां ने वो ताजमहल बनाया था मार्बल से, लेकिन उससे पहले गयास बेग के लिए नूरजहां ने बनवा दिया था, ठीक है। So she was given the status of Padshah Begum and was the only woman in Mughal दरबार, ठीक है। तो अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था। कॉइन्स अपने नाम पर बनवाने लगी थी, रॉयल फरमान्स अपने नाम पे जारी करने लगी थी, ठीक है। एंड उनसे रिलेटेड उनके फादर, ब्रदर, सिस्टर वगैरह सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे उन्होंने लाके खड़े कर दिए थे, ठीक है। सो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। राइट, अब तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो बाद में इनके अंडर इनके एक शब्द जो सन होते हैं वो बेसिकली प्रोटेक्शन लेने जाते हैं, ठीक है। खुसराव जो सन होते हैं इनके, बेसिकली ही वांटेड टू बिकम द एम्परर, तो वो रिवोल्ट कर देते हैं जहांगीर के अगेंस्ट, ठीक है। एंड वो फिर को पनाह लेते हैं जाके अर्जुन देव के पास, जो फिफ्थ सिख गुरु होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे जाके इनके पास पनाह ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसी से शुरू होती है मुगल और सिख राइवलरी, एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच अर्जुन देव वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रिंस खुर्रम को सपोर्ट किया था। तो ये पता होना चाहिए। सॉरी, थिंक प्रिंस यहाँ से खुसराव को सपोर्ट। हाँ, यहाँ से ही सिख मिलिट्री क्लास स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से दे स्टार्ट हैविंग देयर ओन मिलिट्री दिस थिंग। अरे इनके बाद हम देखते हैं गुरु हरगोबिंद आते हैं, गुरु हर राय आते हैं। धीरे धीरे वो सिख को एक मार्शल क्लास बना देते हैं, मतलब मिलिट्री क्लास बना देते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ बहादुर। गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर खड़ा होता था कॉल्ड खालसा, जिनका काम केवल ये लड़ाई का ही होता है, ठीक है। सो वो पता होना चाहिए।
ठीक है। ऑलराइट, सो Okay. नेक्स्ट Sir, में I have shared the course for that Mullah to Piazza. Okay, I have shared it in the check कर लेना. अच्छा, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना ही था आई गेस इनके बारे में। तो नूरजहां जनता पता होना चाहिए। नूरजहां जनता ने नूरजहां ने एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, प्रॉपरली आर्किटेक्चर तो नहीं बट डेकोरेशन ऑफ आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, एक स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था। कोई नाम बता सकता है क्या उसका? Tradiura. हाँ करेक्ट, पितृद्वारा। ठीक है, तो पितृद्वारा वाज बेसिकली इनले ऑफ प्रीशियस स्टोन इनटू वॉल्स। तो ये जो ताजमहल था इनके अंदर भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स थे वो लगाए गए थे वॉल्स के अंदर। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रूलर जो आते हैं प्रिंस, नेक्स्ट जो रूलर थे वो शाहजहां थे। टाइम पीरियड 1627 से 58 का। तो प्रिंस या शाहजहां ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, कोई बता सकता है और किस नाम से जाने जाते थे? खुर्रम। करेक्ट, तो प्रिंस खुर्रम नाम से जाने जाते थे, तो पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, थोड़ा बस जहांगीर के बारे में ये देख लेना कि जहांगीर के टाइम पीरियड के दौरान जो कैप्टन हॉकिंस थे एंड थॉमस रो थे वो आए थे। कैप्टन हॉकिंस को एज सच कोई सफलता नहीं मिली थी उस एक्सपीडिशन में। वो चाहते थे कि कुछ फरमान ले लें जहांगीर से, लेकिन नहीं मिले थे बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम पोर्टुगीज। ठीक है, बाद में थॉमस रो आते हैं, उनको फरमान मिल जाता है। ठीक है, अकबर के टाइम में कौन आया था? अकबर के टाइम आई गेस एंथनी मॉन्सेरेट थे क्या, या रैल्फ फिश? हाँ, रैल्फ फिश थे क्या? दोनों थे, मॉन्सेरेट भी थे और रैल्फ फिंच भी थे और एक एक्वाविस भी थे, 3 थे। आई गेस रैल्फ फिश ब्रिटिश थे और एंथनी मॉन्सेरेट शायद पोर्टुगीज वगैरह कुछ और थे वो। ठीक है, उस सेंस में याद रख सकते हैं। राइट, तो ये याद रखना, रैल्फ फिश जो थे वो थे अकबर के टाइम पे। हॉकिंस और थॉमस रो जहांगीर के टाइम में थे, जिसमें कैप्टन हॉकिंस को कोई सफलता नहीं मिली थी। थॉमस रो को 1615-19 तक ये कोर्ट में रहे थे उनके। ठीक है, तो वहां पे इनको फरमान मिल गया था जिसकी वजह से इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई। इसके अलावा जहांगीर ने एक ये चेन ऑफ जस्टिस लगाई थी अपने पैलेस के बाहर के, अगर उस चेन ऑफ जस्टिस को कोई आके बजाता है तो उसको डेफिनेटली जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है, सो हाँ, इसके अलावा तुजू के जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे तो इन्होंने खुद ही लिख डाली थी वो बुक। सो उस सेंस में पता होना चाहिए। ड्यूरिंग हिज रेन अब्दुल हमीद लाहौरी wrote पादशाहनामा एंड कैफी wrote मुंताखब ए लुहाब। सो ये थोड़ी सी किताब देख लेना। पादशाहनामा थी वो इनके अंडर लिखी गई थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, एंड कैफी खान ने लिखी थी मुंताखब ए लुबाब। ठीक है, तो इससे पहले हमने तुजू के बाबरी देखी थी, वो किसने लिखी थी? या चलो बाबर नामा भी नाम था उसका, ये बता दो, डिस्कस किया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। वो उसकी सिस्टर थी ना, क्या नाम था, गुल बदन, क्या नाम था, ऐसा कुछ ही था। नहीं 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 नहीं, गुलबदन बेगम नहीं। ये एक्चुअली बाबर की स्टोरी, बाबर पढ़ा लिखा था तो बाबर ने अपना टाइम पीरियड खुद ही लिख डाला था। ठीक है, खुद सो ने तुजू के, हाँ उसने खुद नहीं लिखा था। बाद में उसका पर्शियन ट्रांसलेशन जो था वो अबुल फजल ने, हाँ रहीम खान। अब्दुल, हाँ करेक्ट, अब्दुल रहीम खान खान ने। नेक्स्ट हमने एक बुक पढ़ी जिसका, ठीक है एक बार मैं बोल लेता हूँ फिर लास्ट में आप कंक्लूड कर देना। सो नेक्स्ट एक बुक थी जो अभी शायद हमने पढ़ी नहीं, आया नहीं बट अभी मेरे को याद आया। तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ये लिखी थी गुलबदन बेगम। करेक्ट, तो गुलबदन बेगम शायद उनकी सिस्टर थे, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट अकबर नामा किसने लिखी थी? अबू फजल। अबू फजल, हाँ। और अब हम पढ़ रहे तुजू के जहांगीरी, तो ये ऑटोबायोग्राफी थी और इन्होंने खुद ने ही लिखी थी। ठीक है, तो ये इनकी बायोग्राफी थी इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
तो ये पितृ दौरा का हम लोग बात कर रहे थे, तो आई थिंक आ गया ये, यही था इनले टाइप का, बस इसमें से स्टोन ना लोग निकाल के ले गए शायद। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा इदमुद्दौला टॉम आगरा, ठीक है, तो इनके लिए टॉम वगैरह जो थे वो बनाए गए थे। जहांगीर ने मोती मस्जिद एस्टैब्लिश किया था लाहौर में, और इसके अलावा चार बाग स्टाइल में गार्डन्स बनाए थे, शालीमार एंड निशांत गार्डन इन कश्मीर। ठीक है, एंड मुगल पेंटिंग जो थी वो टॉप पे पहुंच गई थी। इंपॉर्टेंट पेंटर थे बिशन दास जो थे, वो एक मास्टर पेंटर थे इनके अंदर। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, शाहजहां, ठीक है, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ प्रिंस खुर्रम। ठीक है, सो ठीक है, इनकी जो वाइफ थी मुमताज महल, असल नाम था अर्जुमन बानो बेगम। ठीक है, उनकी याद में जो फेमस ताजमहल था वो बनाया था, 22 साल लग गए थे इसको कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। एंड ये एक्चुअली जहांगीर के अंडर ना, ये जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसको रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड में ही वो कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं विद द सदर्न किंगडम्स, लाइक बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया। तो इनके ऊपर अपनी सुजरैनिटी जरूर मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है वहां पे साउथ के अंदर, जिसके चलते बाद में हम देखेंगे औरंगजेब के अंदर शिवाजी का राइज होता है। ठीक है, और वहां से फिर डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है मुगल पीरियड का, क्योंकि वो कंटिन्यूस वॉर जो होते हैं वो उनका पूरा इकोनॉमी ड्रेन कर देते हैं। सो ये पता होना चाहिए। सो शाहजहां की डिकन पॉलिसी थी वो काफी सक्सेसफुल रही थी, एंड उन्होंने बीजापुर और मराठास को अपने अंडर कर लिया था, गोलकोंडा को भी अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, सो इसकी वजह से काफी सारी बॉन्टी में इनको मिली थी, उन्होंने सुजरैनिटी एक्सेप्ट कर ली थी। प्लस जो खुतबा होता था, खुतबा मीनिंग जो फ्राइडे प्रेयर होती थी, उससे पहले शाहजहां का नाम लिया जाता था। ठीक है, तो उस सेंस में ये पता होना चाहिए कि चीज खुतबा क्या होता है। सो इसके टाइम पीरियड के अंदर हम लोग देखते हैं कि आर्किटेक्चर जो होता है वो पीक पे पहुंच जाता है, और जो पेंटिंग देखी थी जो जहांगीर के अंदर पीक पे थी वो बैक सीट ले लेते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम के अंदर इम्पोर्टेंट। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या शाहजहां में? नामा कब बनाई गई थी, किसके टाइम में थी? हजनामा पेंटिंग, 1200 पेंटिंग है। कौन सा पेंटिंग, एक बार नाम बताओगे? हजनामा अजनामा, आइडिया नहीं, किसके अंडर बना था? अकबर। पेंटिंग को लेकर हम इसको जहांगीर को जो टिकट देते, पर ये अकबर के आई टाइम में जैसे थिंक, हाँ आई थिंक उसका नाम हम, हाँ हमजानामा। करेक्ट, हमजानामा, हाँ करेक्ट, हमजानामा। मेरे को नाम थोड़ा प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दिया है, हमजानामा। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक बनी थी कॉल्ड तूती नामा। ठीक है, तो याद रखना तूती नामा भी इसी के अंडर कमीशन हुई थी, अकबर के अंडर। ठीक है, तो ये पेंटिंग्स के बुक थी। एक हमने टाइटल पढ़ा था तूती ए हिंद, वो किसको दिया गया था? कल पढ़ा था ये चीज, तूती नामा, और सॉरी तूती ए हिंद, खुसरो। करेक्ट, अमीर खुसरो को ये टाइटल दिया गया था, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये देख लेना, ताजमहल है। एक और चीज ऐड करना था शाहजहां के अंडर। शाहजहां fought with Dara Shikoh. Dara Shikoh was the eldest son of Aurangzeb, and this अरे Dara नहीं नहीं, Shikoh, अरे नहीं he's a नहीं 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 नहीं, ब्रदर गलत बोल दिया। अच्छा, जहांगीर औरंगजेब जो बड़ा भाई था ना। दारा शिकोह था वो शायद सबसे छोटा बेटा था, और जो वो सबसे बड़ा। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ इसको समराइज। दारा अभी शिकोह यही, बड़ा बेटा था, औरंगजेब छोटा बेटा था उसका, शाहजहां। करेक्ट करेक्ट, उसको अभी आगे देखते हैं, अभी यहीं पे रुको। ठीक है, ओके। तो एक मॉस्क बनाया था, ताजमहल पता ही है नाम। ठीक है, इसके अलावा मोती मस्जिद आगरा में बना था। ठीक है, इसके अलावा शीश महल मोहसान बुर्ज, वो भी अगेन आगरा में बना था। एंड फिर अब तक हम पढ़ रहे थे कि जो सीट ऑफ पावर थी वो मेजरली आगरा रही थी मुगल डायनेस्टी के लिए। ठीक है, लेकिन शाहजहां के अंदर ये चीज चेंज होता है, वो अपना जो कैपिटल है वो अगेन शिफ्ट करते हैं दिल्ली को। ठीक है, एंड दिल्ली में बनता है तो दिल्ली का फेमस रेड फोर्ट। ठीक है,
और जामा मस्जिद, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये रेड सैंडस्टोन में बनाया गया है। इनफैक्ट आगरा का भी जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन में ही बनाया गया है। एंड उसी के टाइम पीरियड में जो पीकॉक थ्रोन है वो भी बनता है, ठीक है। तो पीकॉक थ्रोन को लेकर कौन चला जाता है इंडिया से? नादिर शाह 1739। करेक्ट, नादिर शाह ले जाता है, तो वो चीज पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा जामा मस्जिद दिल्ली में स्टैब्लिश हुई, शालीमार बाग लाहौर में, एंड सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, ठीक है। तो अब तक टोटल दिल्ली में हमने कितनी सिटीज पढ़ ली उसको समराइज कर दो कोई, कितनी सिटीज पढ़ ली हमने? ठीक है, मैं कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सिरी पढ़ी थी, या उससे भी पहले अगर जाए तो राय पिथौरागढ़ पढ़ा था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अंडर दिल्ली था। फिर सिरी हमने पढ़ी, सिरी जो थी वो बनी थी अंडर अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी। ठीक है। फिर दिल्ली के अंदर एक और सिटी बनती है तुगलकाबाद, जो तुगलक, टू बी स्पेसिफिक गयासुद्दीन तुगलक के अंदर बनती है। फिर हमने पढ़ा था दीन पना, दीन पना जो था वो हुमायूं ने बनाई थी, हुमायूं। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद फिर वहां पे शेरशाह सूरी का रूल होता है, एंड शेरशाह सूरी एक सिटी एस्टैब्लिश करते हैं वहां पे शेरगढ़ नाम से, तो वो दीन पना को ही कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो हाँ, तो वो शेरगढ़ उनसे रिलेटेड था। फिर अब हम जो सिटी पढ़ रहे हैं शाहजहानाबाद, ठीक है। तो कहते हैं ना कि दिल्ली को 7 बार बसाया गया था, 6 बार उजाड़ा गया था, 7 बार बसाया गया था। तो उस सेंस में क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन कौन आया था, क्या क्या बनाया था, ठीक है। सो ये था। फिरोज शाह कोटला रह गया सर। हाँ, वो वैसे उसी के अंडर ही आ जाएगा, तुगलकाबाद वाला जो एरिया है, बट हाँ उसको भी ऐड कर सकते हो। फिरोज शाह कोटला FHT ने बनाया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। आई थिंक इस टाइम के ना दो और ट्रैक है, होज सुल्तानी और होज खास। हौज खास भी आई थिंक was under खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, और राइट। होज सुल्तानी वो ये भी शायद एक उन्हीं के अंडर ही था। लेक है, और लेक ये ना ये स्टार्टिंग में बना दिया था शायद ये इल्तुतमिश या उसके खुद ही नए बैच इल्तुतमिश में बनाया। पार्टन। हाँ, आई थिंक इल्तुतमिश ने ही बनाया था, तो वो याद रखना, ठीक है। और तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिडिवल से काफी कुछ पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा याद रखना। अब एक बुक देख लेते हैं, तो शाहजहां नामा, ठीक है। तो अगेन इससे पता लग रहा है कि इनकी बायोग्राफी थी, तो वो इनायत खान ने लिखी थी, ठीक है। एंड हिज एल्डर ब्रदर दारा शिकोह ट्रांसलेटेड भगवद गीता एंड उपनिषद इनटू पर्शियन, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दारा शिकोह ने ट्रांसलेट की थी। इनके टाइम पीरियड में ट्रैवलर्स आए थे, वो भी अगेन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच ट्रैवलर आए थे, बर्नियर एंड ट्रेवरनियर, ठीक है। इनके बारे में शायद नया वाला जो NCERT है उनमें भी लिखा है, उसमें शायद कुछ रेफरेंस भी दिया है। इनमें से शायद किसी ने शायद इंडिया को क्रिटिसाइज किया है क्या? एग्जैक्टली किसी को याद है क्या? ठीक है, एनीवेज, तो ये देख लेना, फ्रेंच ट्रैवलर थे। देन इटालियन ट्रैवलर आते हैं मेनुकी, ठीक है। एंड लेटर पीटर मॉन्टी डिस्क्राइब फेमाइन ड्यूरिंग शाहजहांस टाइम। सो आफ्टर हिज डेथ, जो डेथ तो नहीं, इनके एंड की तरफ ही जो किंगडम है वो एक सिविल वॉर की सिचुएशन में चला जाता है, बिकॉज ऑफ हिज पोर सन फाइटिंग फॉर द सीट ऑफ पावर, ठीक है। जिसमें एल्डेस्ट सन जो थे दारा शिकोह थे, और वो ही क्राउन प्रिंस थे, ठीक है। उनको वो सब 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 सपोर्ट कर रहे थे इनको, ठीक है। इसके अलावा शुजा द गवर्नर ऑफ बंगाल, औरंगजेब द गवर्नर ऑफ डेक्कन, रोशनारा एंड मुराद बख्श, ठीक है, तो गवर्नर ऑफ मालवा, इन सब के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो ये सॉरी याद रख गाइस, सकते हो इसके अंदर। मैंने रिवर्स क्या? बोल दिया और रिवर्स भी लिख दिया यहाँ पे। हाँ, दारा शिकोह सन ऑफ शाहजहां, सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो फिर एक सक्सेशन वॉर चलता है जिसके अंदर अल्टीमेट विनर जो होते हैं वो औरंगजेब होते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये देख लेना, बैटल ऑफ समूहगढ़ एक अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज करी थी, तो वहां पे हमने देखा था ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता। एंड जितने भी 2-3 बैटल हुए थे सब में ये लोग, दारा शिकोह सब में हार गए थे। एंड अल्टीमेटली बहुत ही ट्रेचरस तरीके से इनको मारा जाता है, ठीक है।
तो वो पता होना चाहिए बस। और फिर ही अज्यूम्स द टाइटल आलमगीर। आलमगीर मीन्स कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये औरंगजेब का टाइटल था। ठीक है, तो इतना ही था औरंगजेब इसके अंदर। कुछ और ऐड करने का औरंगजेब में? ठीक है, तो एक चीज और याद रखना कि औरंगजेब ने फिर शाहजहां को प्रिजनर बना लिया था आगरा फोर्ट के अंदर ही। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जब विक्ट्री हो गया था सब कुछ, तो फिर ही स्टार्ट्स टू रूल। एंड वो काफी कह सकते हैं कि फंडामेंटलिस्ट थे। फंडामेंटलिस्ट मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। तो उन्होंने जितने भी पेंटर्स थे, म्यूजिशियंस थे, सबको कोर्ट में से बाहर निकाल दिया। ठीक है, देन ही ऑर्डर्ड बेसिकली ये इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश हो। एंड उस सेंस में कई मंदिर वंदिर जो है वो तोड़े जाते हैं। ठीक है, एंड उन्होंने एक पावरफुल ऑफिशियल अपॉइंट किया था, मुताज साहिब। ठीक है, तो मुताज साहिब बेसिकली उनको रिपोर्ट करता था कि उनके जो बनाए हुए रूल्स एंड नियम्स हैं वो क्या प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो उनके लिए प्रॉपर पनिशमेंट जो था वो कर दिया गया था। तो पहले जैसी प्रैक्टिस हो रही थी लाइक सजदा, तैबॉस, झरोका दर्शन, तो ये सब बंद कर दिए गए थे। ठीक है, एंड इसीलिए हम देखते हैं जो पेंटर्स थे उन सबको भगा दिया था। तो पेंटर्स जब जाते हैं इनके कोर्ट से, तो फिर अल्टीमेटली वो देखते हैं कि और स्कूल्स ऑफ आर्ट डेवलप होते हैं, लाइक राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो उनसे लेना देना है इनका। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। Imposed कुछ और ऐड करना क्या? हाँ, he reimposed jizya and banned Navroz and Diwali celebrations. वो था। बाकी आर्किटेक्चर में छोटी मोटी चीजें बनी थी इनके टाइम पीरियड में, मतलब इन्होंने नहीं बनाई थी। इनके टाइम पीरियड में एक ताजमहल का रेप्लिका बनता है, तो उसे पुअर मैन्स ताजमहल बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ताजमहल डाइटिंग पे चला गया है। ठीक है, तो क्या नाम था उसका? बीबी का मकबरा, एंड वेयर इज इट? औरंगाबाद। हाँ, करेक्ट। तो ये याद रखना, बीबी का मकबरा। तो पॉसिबली उनकी वाइफ के लिए, प्रॉब्ली उनके जो सन थे उन्होंने बनाया था। आई होप शायद यहाँ पे इमेज दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है ताजमहल थोड़ा डाइटिंग पे है। तो ये था। नेक्स्ट एक बार कोई जजिया जो हुआ था उसका कोई टाइमलाइन बताएगा क्या, कब इम्पोज हुआ फिर कब वो हटा दिया? ठीक है, तो कल वैसे हमने इलैबोरेटली डिस्कस किया था इस चीज को। तो जजिया सबसे पहले जो था वो लगा था कब? जब पहला मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ था। तो कोई पहले ये बताओ कि पहला मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट किसके अंडर हुआ था? 100 Muhammad bin Qasim. करेक्ट, मोहम्मद बिन कासिम इन 712 AD। ठीक है, तब वो पहली बार इंडिया के अंदर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट होता है। एंड तब पहली बार जजिया जो टैक्स है वो लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंडर हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं वो नोबल्स को अपीज करना चाहते थे, और वो नोबल्स को अपीज करने के चक्कर में हिंदूज के ऊपर जजिया टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, बाद में फिर ये दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टीज थी डिसइंटीग्रेट होती गई, तो इतना कोई ध्यान दिया गया नहीं था जजिया टैक्स पे। फिर वापस एस्टैब्लिश करने का काम जजिया को किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, उसने वापस जजिया लगाया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं मुगल डायनेस्टी आती है। एंड मुगल्स के अंदर कुछ एक जगह इंस्टेंसेस मिलते हैं कि हाँ उन्होंने जजिया वगैरह लगाया था, बट वो अल्टीमेटली अबॉलिश जो था वो किया था अकबर ने। ठीक है, और फिर वापस जो लगाने का काम है वो औरंगजेब करता है। तो उस सेंस में पता होना चाहिए। एंड औरंगजेब का जो रूल है वो सबसे लॉन्गेस्ट था ऑफ ऑल दीज रूलर्स। ठीक है, मुगल रूलर्स के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रूल औरंगजेब का था, 1658 से 1707। ठीक है, सो इसी टाइम पीरियड के दौरान ये जो है कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं सदर्न किंगडम से। ठीक है, तो क्या करते हैं, बीजापुर और इन सब, अहमदनगर, इन सबको सबजुगेट कर लेते हैं और अपने अंडर ले लेते हैं। एंड वहां से फिर वो डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं मराठास के साथ। तो जो पहले बफर बना हुआ था इन दोनों के बीच में वो खत्म हो जाता है और मराठास डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, एंड उसी के रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है कि इनको बहुत ज्यादा अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, एंड प्रॉब्लम क्या रहती है, क्यों नहीं हरा पाते मराठास को डायरेक्टली? क्योंकि मराठास जो थे गुरिल्ला वॉरफेयर यूज कर रहे थे। एंड प्लस जो टेरेन थी, क्योंकि कोंकण वगैरह का जो एरिया था वहां पे फॉरेस्ट जंगल घने थे, तो उस सेंस में
इनके लिए इस टाइप की लड़ाई में वो एक्लेमेटाइज नहीं थे, मुगल सेना जो थी, इसलिए वो कभी प्रॉपरली इनको हरा ही नहीं पाई। ठीक है, तो उस सेंस में पता रखना। ठीक है, एंड लास्ट में फिर सभी से लड़ाई ले लेते हैं। जो नॉर्दर्न राजस्थान है वहां पे जो जाट्स होते हैं भरतपुर के, उनसे पंगा ले लेते हैं। ठीक है, और ऊपर नॉर्थ के पंजाब में जो सिख होते हैं, गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन इनके अंडर होता है, तो सिख से पंगा हो जाता है। नीचे सदन में हमने देख लिया मराठा से पंगा हो गया। तो इस सेंस में सबसे लड़ाई करके ये बैठ चुके थे। ठीक है, और फिर वहीं से डिक्लाइन शुरू होता है इस पीरियड का। ठीक है, तो इतना ही था इसके अंदर। ठीक है, जस्ट और वन कुछ ऐड? सेकंड। जो जजिया वाला था ना, जजिया में एक लाइक ना बहुत काफी लंबे समय से एक डाउट है मुझे कि जैसे अलग अलग सोर्सेज अलग बोलते हैं कि फाइनली जो जजिया था वो किसने हटाया था, मतलब फॉर द फाइनल टाइम कौन था वो? बिकॉज मैनी आई थिंक सोर्सेज, मतलब जो मेरा सोर्स है वो ये बोलता है कि मोहम्मद शाह, जिसके टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था 1739, तब हटाया था। बट समवन सेज कि एनसीईआरटी में जनंदर शाह मेंशन है, तो प्लीज एनीवन कैन कंफर्म कि वो जनंदर शाह है या नहीं, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी नहीं की है, तो एक बार ये कंफर्म कर दो कोई प्लीज। आई थिंक जनंदर जी, शाही है मोहम्मद शायद। बाकी मैं ज्यादातर एक बार महमूद शाह ही देखते हैं। बाकी मैं एक बार देख के डाल दूंगा। ये आई गेस थोड़ा इस पॉइंट पे कंफ्यूजन ही है। ओके, जैसे थैंक स्टैंडर्ड यू। बुक यूनिवर्सिटी वगैरह में महमूद शाह को ही लोग बोलते हैं। ओके, ठीक है। मतलब अगर महमूदी है, बट आई एम स्टिल कंसिडरिंग कि अगर किसी ने जनंदर शाह मुझे बोला है तो माइट भी उसने कहीं पढ़ा होगा, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक बार कंफर्म करके प्लीज मुझे कंफर्म कर देना आप लोग, ठीक है? ऑलराइट। ठीक है, तो इसमें इतना ही था आई गेस, और तो कुछ ऐड करने को है नहीं ऐसा। तो ठीक है, तो हमारा यही कंप्लीट हो गया है। एक बार थोड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लो। ठीक है, तो छोटा मोटा ही था अंडर औरंगजेब। तो मोती मस्जिद तो जो था वो दिल्ली में बना था। इससे पहले मोती मस्जिद हमने आगरा में देखा था, तो वो शाहजहां के अंडर था। तो मोती मस्जिद आगरा का जो रेड फोर्ट है, सॉरी दिल्ली का जो रेड फोर्ट है उसी के अंदर छोटा सा ये मस्जिद बनाया था। बादशाही मॉस्क लाहौर में कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, ठीक है, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। मोती मस्जिद दिल्ली का किसने बनवाया था? अकबर था ना दिल्ली शायद। का नहीं, अकबर नहीं था। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था। वो रेड फोर्ट के अंदर ही बनाई है, छोटा सा मस्जिद है ये। ठीक है, जामा मस्जिद सबसे बड़ा मस्जिद था, तो वो शाहजहां के टाइम पे बना था। ठीक है, ये देख लेना आलमगीर नामा। तो इनकी जो बायोग्राफी थी ये मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखी थी, तो यही था इम्पोर्टेंट। बाकी सब पढ़ ही लिया हम लोगों ने, टर्म्स वगैरह भी सारी देख लिया हैं। तो ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करते हैं ना। बाकी अभी जो पार्ट रहा हुआ है विच इज बहामनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और शिवाजी, तो उसको शाम का जो सेशन रहेगा उस टाइम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए यही एंड कर दें। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या?